हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 1C के जो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर मैं उसके जो बाकी के जो 7 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हाउ डू यू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम एंड व्हाई डू यू नोट द टाइम फॉर मोर देन वन ऑसिलेशन। देखिए, मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि कैसे आप किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अंदर हमने क्या किया था? उसके अंदर हमने पहले तो 20 ऑसिलेशन का टोटल टाइम निकाला, फिर मैंने उसको 20 के साथ डिवाइड किया और तब जाकर मुझे उस एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मिला था। तो अब सवाल ये आता है कि मेरे को एक से ज़्यादा ऑसिलेशन करने की ज़रूरत क्यों है? मैं डायरेक्टली एक ऑसिलेशन लेके उसका टाइम क्यों नहीं नोट कर लेता? सो द रीज़न इज़ दैट कि देखिए, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं टाइम को नोट करने के लिए वो होता है आपका स्टॉप वॉच। और जो स्टॉप वॉच है उसका जो लीस्ट काउंट है या तो होता है 1 सेकेंड या तो होता है 0.5 सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मेरा टाइम पीरियड फ्रैक्शन में है तो मैं फ्रैक्शन में उसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक से ज़्यादा ऑसिलेशन मतलब लगभग 20 ऑसिलेशंस का टाइम निकालकर उसको हम आराम से डिवाइड कर देते हैं 20 के साथ, तो हमें एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मिल जाता है, वो भी डेसिमल में। तो इसलिए हम एक से ज़्यादा ऑसिलेशन करते हैं। हाँ, ये बात भी सच है कि जितनी ज़्यादा ऑसिलेशन करोगे उतना ही एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलेगा। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? तो देखिए, ये है इसका अप्रोप्रिएट आंसर। टू फाइंड द टाइम पीरियड, द टाइम फॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशन मोर देन वन is noted because the least count of the stopwatch is 1 second or 0.5 second. It can not record the time period in fractions such as 1.2 second or 1.4 second and so on. So it is made possible by noting the time t for 20 oscillation and then dividing t by the number of oscillation. आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ डज द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। देन कहता है कि ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टी स्क्वायर विद लेंथ एंड हाउ विल यू यूज दिस ग्राफ टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी, वेयर जी मींस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, मैंने आपको टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी बता दिया था। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो देखिए, ये है आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। और आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि जो आपका टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल है। यहाँ पे एल का मतलब होता है इफेक्टिव लेंथ। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आपको ग्राफ बनाना है टी स्क्वायर और एल के बीच में। तो देखिए, मैं इसी को फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, इस स्क्वायर को जो मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो क्योंकि मेरा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, देयरफॉर इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इनके बीच में ग्राफ बनाऊंगा, मतलब ये आपका यहाँ पे लिख देते हैं टी स्क्वायर और यहाँ पे लिख देते हैं आपका एल। तो क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, सो देयरफॉर जो ग्राफ है वो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा और वो इस ओरिजिन से पास होकर जाएगा। ठीक है। तो ये है ग्राफ टी स्क्वायर और एल के बीच में। अब हम क्या करते हैं कि इस ग्राफ की हेल्प से अगर हम चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं हम अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। उसके लिए पहले मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं। मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये बनेगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर अपॉन एल, तो ये आएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर जी। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको दोबारा ग्राफ की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये है आपका टी स्क्वायर और एल के बीच का ग्राफ। तो अगर मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? तो हमने कुछ नहीं करना था, हमने दो पॉइंट्स लेने थे और उसके विद रिस्पेक्ट टू एल की वैल्यू जैसे कि L1 है और उसके विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर की वैल्यू जैसे T1 स्क्वायर यहाँ पर है। सिमिलरली दूसरे पॉइंट का भी हमने यही फाइंड करना था, तो ये था हमारे पास L2 और ये हमारे पास बन गया था T2 का स्क्वायर। तो स्लोप फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करके इस वाले लेंथ को लेना होता है और इस वाले लेंथ को लेना होता है। तो ये लेंथ तो हो गया T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर और ये वाला जो लेंथ है ये हो गया आपका L2 माइनस L1। तो अगर मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप होता है इन y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो मतलब T2 स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर अपॉन L2 माइनस L1। तो आप देख सकते हो कि टी स्क्वायर अपॉन एल जो रेशो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है आपका 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी के।
सो इसका मतलब हुआ ये जो स्लोप है ये आपका बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी के। इज दैट ओके? तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जी फाइंड करना है। सो जी विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन स्लोप, किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस एल का ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि टू सिंपल पेंडुलम ए एंड बी हैव इक्वल लेंथ्स बट देयर बोब वे 50 GF and 100 GF respectively. So what would be the ratio of their time periods? Give reason for your answer. So देखिए सबसे पहली बात, जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है आपका T is equal to 2 pi into L upon G। इस फॉर्मूले में आप देखिए, आपको लगता है कि आपका टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है? नहीं ना। इसी वजह से टाइम पीरियड ऑफ ए इज टू टाइम पीरियड ऑफ बी, मतलब अगर उनका रेशियो में निकाल लो, क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करता, वो आ जाएगा 1:1। और रीजन ये रहेगा कि जो आपका टाइम पीरियड है वो एक्चुअली मास पे डिपेंड नहीं करता। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द टू सिंपल पेंडुलम ए एंड बी हैव लेंथ 1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली एट अ सर्टेन प्लेस, सो विच पेंडुलम विल हैव मोर ऑसिलेशन इन 1 मिनट। सो देखिए टाइम पीरियड और नंबर ऑफ ऑसिलेशन में भी एक रिलेशन होता है, तो प्लीज पहले आप इसको समझो। देखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, बेसिकली उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड के। तो इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड भी कम होंगे। तो हमने सिर्फ यही देखना था कि ए और बी के केस में किसका टाइम पीरियड ज़्यादा है। तो जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उसकी जो ऑसिलेशंस है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम होंगी। ठीक है, तो देखिए टी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल है, ये मैंने आपको अभी बताया है। तो मैंने यहाँ पे टी ए लिख दिया, लेंथ एल ए लिख दिया। उसी तरह टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल बी आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है वो हट जाता है। तो देखिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बनेगा टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एल ए अपॉन एल बी। सो एल ए 1 मीटर है, एल बी आपका 4 मीटर है, तो अंडर आएगा 1/2। इसका मतलब जो टी बी है वो ट्वाइस हो जाएगा टी ए के। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड ऑफ बी है वो ग्रेटर है टाइम पीरियड ऑफ ए के। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी जो है वो लेस देन होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए के। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू बी के। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन नंबर 1 लेंथ है, तो देखिए मैं सीधा साथ साथ कर ही देता हूँ। सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल। बी पार्ट में कहता है मास ऑफ द बॉब, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉब। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं सी पार्ट की, एम्पलीट्यूड। सेम आंसर, दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, अब हम बात करते थे लास्ट डी पार्ट की, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन और ये इसका सिंपल सा आंसर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज अ सेकंड पेंडुलम। सो पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, उसको हम कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम। एक ऐसा पेंडुलम जिसका जो टाइम पीरियड है, मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वो 2 सेकंड का हो, तो उसको हम कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सेकंड पेंडुलम
डज इट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन? तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सेकेंड्स पेंडुलम वही होता है जिसके टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 सेकेंड। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड के। तो इसका मतलब 1/2 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.5 सेकेंड इनवर्स। तो ये तो था आपके पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में क्या होगा कि जो टाइम पीरियड है क्या वो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे डिपेंड करता है? तो आंसर है नो। टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपका लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इसके अलावा वो किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1C के जो बाकी के 7 क्वेश्चंस रह गए थे उनको डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और उनके आंसर्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।